Good morning, students. Welcome you all in the Bansal Tax and Commerce classes. Today we are going to have a second class on the topic that is bank reconciliation statement. So my dear students, in the previous video we discussed about meaning of bank reconciliation statement, why it is required for a firm or a business to prepare this bank reconciliation statement, and what are the causes of difference in the cash book or passbook balance. So, causes of difference in the cash book and passbook balance, we discussed a primary cause, that is due to time gap. We discussed about all the instances related to time gap. But as of now, we have to cover up second case. The difference is due to the errors, and these errors can be on the part of the firm or on the part of the bank itself. So, after evaluating the time gap between cash book and passbook, means the record of cash book and passbook, now we have to take the errors related to firm or related to the बैंक. तो देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से एरर्स हमारी फर्म जब कैश बुक बनाती है और फर्म बैंक जब हमारी पासबुक बनाती है, इनके बैलेंसेस में किस तरीके से मिसमैच आता है, डिफरेंस आता है, वो समझते हैं. कई बार इस तरीके के इंस्टांसेस होते हैं कि हम फर्म चेक इशू कर देती है क्रेडिटर को और उसको रिकॉर्ड नहीं करती, रिकॉर्ड करना हम भूल जाते हैं, या इस तरीके के एरर भी हो जाते हैं कि जब हम टोटल कर रहे थे, टोटलिंग करते समय या बैलेंसिंग करते समय बैंक कॉलम के अंदर हमने कोई मिस्टेक छोड़ दी है या मिस्टेक कर दी है, या फिर हम जब चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, जब हम बैंक के अंदर चेक डिपॉजिट करते हैं तब हम उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं. इस तरीके के कुछ इंस्टांसेस होते हैं जहां पर फर्म मिस्टेक करती है. अब ये वो इंस्टांसेस हैं जहां पर फर्म ने कुछ न कुछ एरर को कमिट किया और जिसकी वजह से हमारा मिसमैच आया. अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत इंस्टांसेस ऐसे भी होते हैं जब हम बैंक के पार्ट पर ये मानते हैं कि बैंक कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा है, एरर कर रहा है. अब वो एरर जब बैंक के पार्ट पर मैं बात कर रहा हूं, वो एरर हो सकता है कि उसने एक गलत एंट्री कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड कर ली हो, गलत साइड में रिकॉर्ड कर ली हो, जिसकी वजह से डिफरेंस अराइज हुआ, मिसमैच अराइज हुआ. तो ये दोनों ही तरह के रीजन स्टडी करने के बाद, चाहे वो टाइम गैप से रिलेटेड हो या एरर से रिलेटेड, हमें एक बात समझनी बहुत जरूरी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना फर्म के लिए बहुत ही जरूरी है. अब इससे क्या क्या हमें फायदा हो सकता है, किस किस तरीके के हम बेनिफिट ले सकते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी बीआरएस बनाने के बाद, तो उस इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है कि हमें किस तरीके के फायदे मिल सकते हैं. सबसे पहली बात, हम जो भी एरर बिजनेस के अंदर हुआ है, रिकॉर्ड करते समय कोई फर्म या बैंक से कोई भी अगर एरर हुआ है, उस एरर को या उस ओमिशन को मैं लोकेट कर सकता हूं कि वो मिस्टेक, वो एरर किसके पार्ट पे हुआ है. या तो वो एरर हमारे फर्म के बेसिस पर हुआ, फर्म की मिस्टेक थी, या फिर वो बैंक की मिस्टेक थी. उसके बाद रिकंसिलिएशन करने से जो अननेसेसरी डिले होता है
अननेसेसरी डिले, हम उसको भी कहीं ना कहीं चेक कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जितना भी डिले हमारी कैश बुक या पासबुक के टोटल को मैच करने में हो सकता है, उस डिले को हम चेक करके कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बीआरएस। और उसके साथ साथ हम इस बात का एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि हमने कितने ही चेक बैंक को कलेक्शन के लिए भेजे, कितने ही चेक हमने बैंक को कलेक्शन के लिए या फिर पेमेंट करने के लिए भेजे। ये सारा रिकॉर्ड हम बीआरएस की हेल्प से बना सकते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब मैं बीआरएस बनाता हूं तो मैं इस बात को एश्योर कर सकता हूं कि जो बैंक बैलेंस मेरी कैश बुक में दिखाई दे रहा है वो बैंक बैलेंस करेक्ट है। अगर मेरे पास जो कैश बुक में बैंक का बैलेंस दिखाई दे रहा है, अगर वो बैलेंस करेक्ट नहीं है, मान लीजिए अगर वो इनकरेक्ट है, तो उस केस में मुझे बिजनेस के अंदर डील करने में और क्रेडिटर्स की पेमेंट, सप्लायर्स की पेमेंट, कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, रेंट पे करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, कोई भी किसी तरीके के चार्जेस पे करने हैं, वाटर बिल, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उन सबको पे करने में कहीं ना कहीं लीगल लिटिगेशन का सामना मुझे करना पड़ सकता है। तो बीआरएस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मेरे बैलेंस की वैल्यू करेक्ट होगी, इस बात को एश्योर करता है। और इसके साथ साथ हमें एक रिवाइज्ड कैश बुक बनाने में हेल्प करता है। जब हमारे पास अलग अलग तरीके से सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी, जो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया वो भी, जो चार्ज किया वो भी, कोई किसी तरह की पेमेंट बैंक ने हमारे बिहाफ पर कर दी, किसी इंश्योरेंस कंपनी को कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट को कर दिया, तो वो सारी बातें जो हमने कैश बुक में मान लीजिए रिकॉर्ड नहीं की थी, अब यहां पर जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इस एरर को हटाकर हम रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो इन बातों को देखते हुए अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि बीआरएस मेरी फर्म के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे इफेक्टिव कंट्रोल और ऑपरेशंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो आइए, जब ये इतने इंपॉर्टेंट है तो इस बात को समझते हैं कि इस स्टेटमेंट को बनाया कैसे जाए और किस तरीके से ये स्टेटमेंट दिखाई देती है हमें। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये हम जो वीडियो ले रहे हैं बीआरएस की लेक्चर 2 है, फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास या तो कैश बुक है या पासबुक है। तो अब बात ये आती है कि अगर ये दोनों सेम है, अगर इन दोनों का टोटल इक्वल है, तब तो कोई प्रॉब्लम एराइज होगी ही नहीं। लेकिन ये भी कब पता चलेगा? जब मैं ये स्टेटमेंट बना लूंगा। यानी कि स्टेटमेंट बनाना तो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। बेशक मेरे बैलेंसेस मैच करें या ना करें, लेकिन बैलेंसेस मैच कर रहे हैं, कैश बुक पासबुक दोनों सेम है, इक्वल है, ये बात भी तभी पता लगेगी जब हम बीआरएस बनाएंगे। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से इसका रेलेवेंस आपस में दिखाई देता है इन दोनों बुक्स का। जब हम कैश बुक से शुरू करते हैं, कैश बुक से शुरू करें तो हमारा आंसर पासबुक के बैलेंस के ऊपर आना चाहिए, और जब मैं पासबुक से शुरू करूंगा तो मेरा कैश बुक में बैलेंस आना चाहिए। यानी कि अगर मैं कैश बुक के डेबिट बैलेंस से शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुने, डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम इन द कैश बुक, if I am taking this balance, then the answer must be in the credit balance of the passbook.
यानी इस बात को एक बार समझते हैं कि ये इनका रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होता है। हम जानते हैं कि कैश बुक के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि या तो मैं कैश कॉलम ले रहा हूं, या मैं बैंक कॉलम ले रहा हूं, या मैं 2 कॉलम कैश बुक बना रहा हूं। अब कैश के केस में मैंने कल आपको बताया था कि कैश बेशक हमारे बिजनेस में आए या कैश बिजनेस से चला जाए, दोनों केसेस में कैश का बैलेंस हमें एक इंस्टांस में एक ही मौके पर पता चलेगा, चाहे वो कैश आ रहा है या जा रहा है, चाहे रिसीट्स हैं हमारे पास या चाहे पेमेंट्स हैं। बिजनेस में कैश कॉलम हमें एग्जैक्ट वैल्यू उसी वक्त दिखा देगा, लेकिन बैंक के केसेस में कुछ कॉजेज मैं आपको कल और आज बता चुका हूं। तो अब देखिए, जो कैश बुक के अंदर मेरा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि कैश बुक जब हम बनाते हैं तो डेबिट साइड में सारी रिसीट आती है और क्रेडिट में पेमेंट। तो जब डेबिट साइड में मैं बना रहा हूं तो मेरे पास सारी रिसीट आई, यानी मेरे पास पैसा आ रहा है। तो जब मेरा पैसा आएगा मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा, बैंक जब डिपॉजिट लेगा तो बैंक के लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो बैंक को क्रेडिट करना होगा, और जब मेरी एसेट इंक्रीज होगी, कैश बुक में अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, रिसीट हो रहा है, डेबिट साइड में है, तो यानी मेरे एसेट बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ रहे हैं तो डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस किस तरीके से पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होगा। और जब ये दोनों बैलेंसेस मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, किसी क्वेश्चन में कैश बुक का डेबिट, किसी में पासबुक का क्रेडिट, उसे हम कहेंगे फेवरेबल बैलेंस, उसे हम कहेंगे फेवरेबल बैलेंस। और जब हमारे पास क्वेश्चन में कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हो, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हो, तो हम पासबुक के अंदर डेबिट बैलेंस के ऊपर पहुंचेंगे। कैश बुक में जब क्रेडिट बैलेंस मुझे दिया है, इसका मतलब मेरे पास पेमेंट साइड ज्यादा है, पैसा माइनस के अंदर है, ओवरड्राफ्ट की पोजीशन है। तो ओवरड्राफ्ट लिया है तो वो बैंक का एसेट हो गया, बैंक ने लोन दिया है एक किस्म से, इट इज अ टाइप ऑफ द लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो बैंक को इसके ऊपर इनकम आएगी, बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, तो बैंक डेबिट करेगा। तो ये दोनों बैलेंस आपको दिखाई देंगे, और इन दोनों बैलेंस को हम कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, इनको कहते हैं हम अनफेवरेबल बैलेंस। तो हम हमेशा ही ये चाहेंगे कि हमारी कैश बुक हमें डेबिट बैलेंस दिखाए और हमारी पासबुक हमें हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस दिखाए। तो ये बात करने के बाद अब हम इसके प्रोसेस को, इसके प्रोसीजर को कैसे हम इसको बनाते हैं, इस बात को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ दिखाई देंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए किस तरीके से इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए आप सबसे ऊपर जब यहां BRS या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसके बाद फर्स्ट कॉलम आपके पेज का लगभग 80 to 85% एरिया पर्टिकुलर्स के नाम का होगा, और उसके बाद सिर्फ आपने 2 कॉलम और बनाने हैं। इसके अंदर आपने प्लस की आइटम लेनी है और इसके अंदर आपने माइनस की आइटम लेनी है। तो ये जो आइटम्स मैं ले रहा हूं प्लस या माइनस की, इसका क्या मतलब है और कैसे इसको देखेंगे, आइए समझते हैं। ये BRS जिस भी डेट में हम बना रहे हैं, जिस पीरियड के लिए, वो यहां मेंशन कर देंगे। मान लीजिए मैं 31 मार्च को बना रहा हूं, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स एक्ट हमें 31 मार्च पे ही क्लोज करने की परमिशन देता है। तो हम 31 मार्च पे बना रहे हैं और हमारा ईयर मान लीजिए 2020 है यहाँ पर। तो अब हम इसको किस तरीके से बनाएंगे उस बात को देखते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी एक फर्म का कैश बुक का डेबिट बैलेंस
गिवन है। जब आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन होगा तो आप यहां लिखेंगे सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मान लीजिए आपको डेबिट बैलेंस 15,000 दिया है तो आप यहां 15,000 रुपया मेंशन कर देंगे। अब उसके बाद सपोज हमें पॉइंट दिए हैं किस तरीके से कि मान लीजिए एक चेक मैंने बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा लेकिन वो अभी बैंक ने क्लियर नहीं किया है। जब मैंने चेक कलेक्शन के लिए भेज दिया, यानी मैं ये मान रहा हूं कि मैंने बैंक को चेक दे दिया कलेक्शन के लिए, तो मैं उसी वक्त अपने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। जैसे मेरी कैश बुक, अब मैं यहां क्या मान रहा हूं कि कैश बुक और पासबुक दोनों केसेस के अंदर ये मान रहा हूं कि अगर मैं चेक दे रहा हूं बैंक को कलेक्शन के लिए तो मैं अपनी कैश बुक के अंदर बैलेंस बढ़ा दूंगा, लेकिन पासबुक में बढ़ा नहीं क्योंकि ये क्लियर हुआ नहीं है बैंक से। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि मेरे पास बैलेंस कैश बुक का गिवन है तो मैं कैश बुक के बैलेंस में ही चेंज कर सकता हूं। और सबसे पहले मैं यहां पर आइटम, ये फर्स्ट आइटम मेंशन करूंगा और यहां लिखूंगा कि चेक सेंट फॉर कलेक्शन, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक। और मान लीजिए ये अमाउंट है 6,000 तो मैं 6,000 रुपया माइनस कॉलम में यहां पर मेंशन कर दूंगा। आपको बात समझ में आ रही है कि जब कैश बुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक के अंदर तो मैं चेंज ला ही नहीं सकता, तो मैंने कैश बुक में जो बैलेंस बढ़ाया था उसको माइनस कर दिया है और कैश बुक का बैलेंस मेरा दोबारा से वहीं पर आ गया जहां पर पहले था। उसके बाद मान लीजिए फर्म ने एक चेक इशू किया, जैसे ही फर्म ने चेक इशू कर दिया तो यहां पर देखिए क्या होगा, चेक इशू करते ही कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि मैं अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लूंगा कि मैंने, यानी फर्म ने एक चेक इशू कर दिया और बैलेंस घट गया है। तो वहां पर क्या होगा, अब क्योंकि दोबारा मेरे पास कैश बुक का ही बैलेंस गिवन है इस क्वेश्चन में, तो मैं कैश बुक में ही चेंज कर सकता हूं। जो डिक्रीज हुआ था इसको वापस इंक्रीज कर दूंगा और यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा मेरा, चेक इशूड, जो फर्म ने चेक इशू किया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी ये चेक जो इशू हुआ ये अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है तो बैंक बैलेंस अभी घटा नहीं है, तो मैं इसको वापस ऐड कर दूंगा। मान लीजिए इसका अमाउंट है 5,000 तो मैं यहाँ 5,000 रुपया ले लूंगा। उसके बाद मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में वो देता है कि बैंक ने मेरे अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर 500 रुपीज इंटरेस्ट के क्रेडिट किए हैं। तो जैसे ही मेरी पासबुक के अंदर 500 रुपीज क्रेडिट हुए तो मेरी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। अब पासबुक का बैलेंस बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि मेरी कैश बुक का टोटल कम है और पासबुक का टोटल ज्यादा है। तो मेरे पास, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दिया है तो मैं कैश बुक का ही बैलेंस बढ़ाकर इन दोनों का टोटल मैच कर सकता हूं। पासबुक को टच करने का राइट मेरे पास यहां नहीं है, तो मैं यानी कि यहां पर ऐड वाले कॉलम में लिख दूंगा कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यहां पर ये सेकंड पॉइंट बनाते हुए मैं स्टेटमेंट लिखूंगा और 5,000 को ऐड कर दूंगा और मेरी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी के अंदर एक बात आती है कि फर्म ने स्टैंडिंग ऑर्डर किए हुए हैं कि आप एक पर्टिकुलर डेट पर एक पर्टिकुलर अमाउंट मेरे अकाउंट से पे कर दें। तो यहां पर कैसे डेबिट करेगा बैंक, मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,500 रुपीज, 2,500 रुपीज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक ने 2,500 रुपीज से मेरा बैलेंस रिड्यूस कर दिया है। तो जैसे ये रिड्यूस हुआ तो मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं,
मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं इसको तो टच नहीं कर सकता, इसी को रिड्यूस कर पाऊंगा। तो मैं कैश बुक के अंदर 2500 रुपीज को यहां पर लेस कर दूंगा, 2500 रुपीज को, और यहां पर लिख दूंगा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIP बोलते हैं इसको, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। और मान लीजिए इसी इंस्ट्रक्शन के साथ उन्होंने कोई हमारा किसी तरीके का फोन का बिल कहा है, या किसी तरीके का रेंट कहा है, या किसी तरीके की फीस बताई है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस में, तो हर केस में आपका क्या होगा, पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक इस पैसे को डिक्रीज कर रहा है। तो आप यहां माइनस कॉलम में लिखते जाएंगे। तो ये करने से आपका फिर दोनों साइड्स का टोटल बराबर हो जाएगा। और एट द एंड अब आप करेंगे क्या, इन दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे, दोनों साइड्स का आप टोटल करेंगे। लेट अस सपोज आप यहां पर वैल्यू लेते हैं, सपोज 30,000 मान लीजिए यहां टोटल आता है, मैं और भी आइटम एज्यूम कर रहा हूं। यहां पर मान लीजिए इसका टोटल 30,000 आता है और इसका टोटल 20,000 आता है। तो अब क्या मतलब हुआ कि 30,000 रुपीज डेबिट में दिखाया जा रहा है, प्लस के आइटम में दिखाया जा रहा है, और 20,000 20,000 माइनस के अंदर, यानी अब मेरे पास डिफरेंस कितने अमाउंट का दिखाई दे रहा है, डिफरेंस है 10,000 का। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां निकल कर आ गया है। इस बात का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि मेरे पास कैश बुक में 15,000 था, टोटल करते हुए 30 हुआ, और जो पेमेंट की वो माइनस करके 20 आ गया। अब मेरे पास 30 में से 20 गया, 10,000 बचा हुआ है, और ये 10,000 बैंक के अंदर डिपॉजिट है। तो बैंक में जब डिपॉजिट है तो वहां पर उसका क्रेडिट बैलेंस हमें दिखाई देगा। यानी मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया डेबिट बैलेंस से, कैश बुक के डेबिट बैलेंस से, और क्वेश्चन यहां पर आकर खत्म हुआ क्रेडिट बैलेंस पासबुक के बैलेंस से। तो देखिए इस तरीके से आपको यहां समझ में आएगा कि आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे हम इसके अंदर। ये आपको मैंने एक बेसिक कंसेप्ट करा दिया है एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको लास्ट वीडियो यानी फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर और आज वाली वीडियो आपने समझ लिया है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको ये चैप्टर काफी समझ आ गया है। तो आज इस चैप्टर को समझने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को आपको फर्स्ट वीडियो और आज की वीडियो को बहुत डीपली समझना जरूरी है। अब उसके बाद मान लीजिए एक दो मैं पॉइंट और डिस्कस करता हूं आपसे कि सपोज हम फर्म ने क्रेडिटर्स को चेक पे कर दिया, फर्म ने क्रेडिटर्स को चेक इशू कर दिया है, इशूड या ड्रॉन एक ही बात है। तो जैसे ही चेक इशू किया क्रेडिटर्स को, लेकिन इसको प्रेजेंट नहीं किया, इस चेक को प्रेजेंट नहीं किया, तो इसका क्या मतलब हुआ, जब आप क्रेडिटर्स को चेक इशू करेंगे तो आपकी कैश बुक का बैलेंस एकदम रिड्यूस हो जाएगा। और क्योंकि आपके पास कैश बुक का ही डेबिट बैलेंस है, जो हमने इंस्टांसेस लिए हैं, केसेस लिए हैं उसके मुताबिक, तो आप क्या करेंगे, जो 72,000 रिड्यूस हुआ है इसको वापस प्लस कर देंगे। 72,000 प्लस करेंगे, कैश बुक और पासबुक बराबर हो जाएगी। यानी यहां पर आप जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है उसके अंदर इस आइटम को प्लस करके दिखाएंगे। मान लीजिए बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया है। जब आपको बैंक इंटरेस्ट अलाउ करता है तो क्या होगा उस केस में, आप क्योंकि उसने अलाउ किया है तो वो बैंक अकाउंट के अंदर इंक्रीज होगा, यानी पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा, और आपके पास कैश बुक का बैलेंस दिया है तो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए
कोई चेक डिपॉजिट हुआ बैंक के अंदर, ध्यान से देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, कोई चेक बैंक के अंदर डिपॉजिट हुआ और वो डिसओनर हो गया, लेकिन मुझे अभी इस बात की जानकारी नहीं है, फर्म को नहीं पता कि वो डिसओनर हो गया है। तो इसका क्या मतलब है, जब बैंक के अंदर ये चेक गया तो हमने क्या किया, चेक को भेजते ही हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया। अब अगर ये चेक क्लियर हो जाता तो मेरा पासबुक का बैलेंस भी बढ़कर बराबर हो जाता, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हुआ और ये डिसओनर हो गया है। तो जैसे ये डिसओनर हुआ तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में कोई चेंज ही नहीं आया। तो मैं अल्टीमेटली इसके अंदर क्या करूंगा, कैश बुक के बढ़े हुए बैलेंस को घटा दूंगा, यानी उसको माइनस कर दूंगा वैल्यू को, तो मेरा फिर से ये टोटल दोनों साइड्स का बराबर हो जाएगा। तो आज मैंने आपको फर्स्ट केस लेकर और कैश बुक के डेबिट बैलेंस से चलाते हुए आपको बताया कि किस तरीके से पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के ऊपर हम पहुंच जाते हैं, और ये दोनों ही फेवरेबल बैलेंस है मेरे लिए। इस तरीके से केसेस हमने डिस्कस किए इस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के और न्यूमेरिकल कराऊंगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट कराने वाला हूं, और नेक्स्ट टॉपिक का ब्रीफिंग करने वाला हूं, ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ सके। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस के लिए, चाहे आप +1 कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बीकॉम कर रहे हैं, या फिर आप सीए कर रहे हैं, और अदरवाइज अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।